फ्रेंड्स नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी एग्जाम के लिए चाहे आप 6 टू 12 तक एग्जाम देंगे तो आप सभी के लिए साइंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करने की बात क्या है। कथन एक बोल रहा है एक कोषीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और कथन बी कह रहा है एक कोशिकीय जीव द्विखंडन के द्वारा नए जीव पैदा करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या सत्य है। तो कथन नंबर ऑप्शन नंबर एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें देख रहे हैं कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक और दो दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे उत्तर की व्याख्या अच्छे से देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, या यूं कह सकते हैं कि एक कोशीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। दूसरा कथन देखते हैं इसमें, जो दूसरा व्याख्या है, एक कोशिकीय जीव में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो इसमें लिखा गया है अलैंगिक जनन की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अलैंगिक जनन केवल पादपों में पाया जाता है, या इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति आनुवंशिक रूप से एक समान होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन चार ऑप्शन है, केवल एक और दो, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक दो और तीन, और केवल एक और तीन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर होगा। पहला कथन और तीसरा कथन इसमें राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलैंगिक जनन विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है, अर्थात ये संततियां आनुवंशिक रूप से भी एक समान होती हैं। दूसरी व्याख्या देखते हैं। दूसरा कथन असत्य है। तो दूसरा कथन असत्य क्यों है। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव के आदि में पाया जाता है। इसी प्रकार इसमें दूसरा कथन जो असत्य है उसका कारण यहाँ पे दिया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या बोलता है, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव, मतलब एक से जीव जो होते हैं, एक समान जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल होता है इसमें। यह विधि अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संततियां उत्पन्न होती हैं वे अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती हैं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखते हैं, लैंगिक जनन के संबंध में उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पूरी व्याख्या इसकी देखते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव, मतलब एक समान जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है। ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। फिर देखते हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया होती है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज से
जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसको कमेंट शेयर जरूर करते रहें और लाइक भी करते रहें। तो चलिए देखते हैं, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो इन्हें कहते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, एकलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विलिंगी। पूछा जा रहा है जब एक ही पादप में नर तथा मानव दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें द्विलिंगी संरचनाएं कहते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। पादपों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं वह द्विलिंगी कहलाता है। किंतु जब नर एवं मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पादपों पर हो तो वह एक लिंगी पादप कहलाती है। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो नोट जरूर करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर परागकण धारण किए रहता है। नारियल का वृक्ष उभय उभयलिंगाश्रयी पादपों का उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या सत्य है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला कथन सत्य है। पहला कथन सत्य है क्योंकि पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी नर तथा मादा दोनों लिंगी हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी हो सकते हैं। दूसरा कथन भी सत्य है। अब दूसरा कथन किस प्रकार सत्य है उसको भी देखते हैं। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकरविट तथा नारियल वृक्ष हैं। इसको नोट कर लेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं। अब देखते हैं कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी एवं छिपकलियों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार के निषेचन को कहते हैं अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, परागकण पोलिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी में, जो पक्षी टर्की पक्षी है आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इससे सीधा सीधा जान सकते हैं कि अनिषेक जनन जो होता है इसमें नर युग्मक की जरूरत नहीं होती है, मादा युग्मक स्वयं ही इसमें जनन करके अपना जो नए जीव है उसे उत्पन्न कर लेते हैं, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है? शैवाल में, मछली, सांप, मेढक। तो इसके कोट दिए गए हैं नीचे। तो यहाँ पे केवल एक और दो, केवल एक, दो और चार, केवल तीन और चार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो और चार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8वां देखते हैं। पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जो पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण होता है वह कैल्शियम से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, परागकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पुमंग। ऑप्शन नंबर ए पुमंग इसका राइट आंसर होगा। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती है। पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागकण के परिपक्व होने पर उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका का विकास होता है। पुष्पीय पौधों के परागण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे देखते हैं केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे एक और दो दोनों इसमें सत्य हैं। अब कैसे सत्य हैं देखते हैं। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती हैं। कायिक कोशिका बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, जबकि जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। परागण पोषण से भरपूर होते हैं, देखेंगे जो परागण होते हैं परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी कि घोड़ों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 11। पुष्पों के पराग कणों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है लैक्टिक एसिड, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, इथाइल एल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत से पुष्पों के पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पीय पादपों में निषेचन परागण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। पौधों में परागण केवल जीवी प्राणी कारक या अभिकर्मक के द्वारा ही होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक इसमें राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखेंगे। केवल पहला कथन सत्य है क्योंकि पुष्पीय पादपों में नर युग्मक परागकण में तथा मादा युग्मक भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल होते यानी कि स्थिर होते हैं, अतः निषेचन के लिए दोनों युग्मकों को एक साथ लाना होता है। यह उद्देश्य परागण की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। परागकणों परागकोश से झड़ने के पश्चात के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण का या संचरण का इसी को परागण कहा जाता है। दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? तो परागकण यानी कि परागण एजेंट कारक का अभिकर्मक जीवित प्राणी या अजीवीय हवा एवं पानी दोनों होते हैं। अजीवी मतलब हवा एवं पानी और जीवी मतलब प्राणी। तो अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।